हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो गाइस आपको पता होगा जो सुबह यहाँ पर एक लाइव सेशन लेने की छोटी सी कोशिश थी। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर अटेंड भी कर रहे थे। अब पता नहीं क्या इश्यूज़ आ रहे थे, शायद बहुत सारे लोगों के मोबाइल में वो लाइव सेशन चल नहीं पा रहा था। चलने का मतलब है काफ़ी नेटवर्क इश्यूज़ थे, किसी के फ़ोन में वीडियो ब्लर आ रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास बिल्कुल क्लियर चल रहा था। फिर उसके बाद में मतलब वीडियो क्लियर कैसे चला, उस वीडियो क्वालिटी को बढ़ाने के बाद में। चलो कोई बात नहीं है, जो भी इश्यूज़ थे उसको रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा जल्दी से। लेकिन आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी वजह से इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो यहाँ पे आधे घंटे का वीडियो आपको पता होगा, स्टार्टिंग में मैं सुबह 6:30 बजे लाइव हुआ था, उसको मैंने मतलब स्ट्रीम करके उसको रिकॉर्डेड छोड़ दिया। आप लोग जो आर्टिकल मैंने कवर कर लिए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से कवर कर लेना। बाकी जो कुछ आर्टिकल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे जो बचे कुछ आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा जो एडिटोरियल वगैरह है वो सब हम लोग अभी यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इतना सारा इनकन्वीनियंस के लिए बहुत बहुत सॉरी यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। मतलब सब कुछ मैंने रेडी कर रखा था, इतने दिनों से मैं इसी के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी नेटवर्क, मुझे लग ही रहा था नेटवर्क इश्यूज़ ना हो जाए। लेकिन पता नहीं, इतना हाई स्पीड नेट लेने के बाद में एरिया एरिया की बात होती है यार, कहीं कहीं पर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे बहुत लंबे समय से वाईफाई के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं और आज भी वही हुआ है। चलो कोई बात नहीं यार, देखते हैं। फिर उसके बाद अपना जो भी बचे कुछ आर्टिकल है उनको कवर करते हैं। जैसे ये वाला आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, मैंने ये बता दिया था इसके बारे में स्टार्टिंग वाले वीडियो में, मतलब कि जो इससे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो अपलोड हुआ है इसको उसको वहाँ से कवर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया था, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। हम लोग इस वाले आर्टिकल पे थे, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि द हिंदू के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज को मैंने, मतलब द हिंदू जैसा चलता था वो तो इसमें है ही, उसके साथ साथ कुछ अलग सोर्सेज भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए थे, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये आर्टिकल क्या है, आओ इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा जो फूड सेफ्टी है, फूड सिक्योरिटी है, इसके टॉपिक लगातार आजकल न्यूज़ में बने हुए हैं, इस वजह से आपको ये पढ़ना भी चाहिए। तो ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है मैं आपको दिखा देता हूँ, सोर्स दिखा देता हूँ। तो पीआईबी की खबर है और आपने देखा होगा कि हमेशा पीआईबी से भी हर साल बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यहाँ पर इसको पब्लिश किया था, ये आप देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ऑफिशियल ट्वीट है। हुआ यहाँ पर यह है कि जो भोपाल रेलवे स्टेशन है ना, इस स्टेशन को अभी ईट राइट स्टेशन का एक सर्टिफिकेट दिया गया है। तो यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया। और ये जो सर्टिफिकेट आप लोग देख रहे होंगे, ये 4 स्टार सर्टिफिकेट है। वैसे इसके अंदर 5 स्टार होते हैं। 5 स्टार सर्टिफिकेट उस रेलवे स्टेशन को मिलेगा जहाँ पर फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी होंगी, और जैसे जैसे फैसिलिटीज़ कम होती हुई चली जाएंगी ये स्टार भी कम होते हुए चले जाएंगे। तो भोपाल रेलवे स्टेशन को केवल और केवल यहाँ पर 4 स्टार दिए गए हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 4 स्टार वाला सर्टिफिकेट दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भोपाल रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। ये हमारी हो गई न्यूज़। ये सर्टिफिकेशन दिया क्यों जाता है, नंबर 1 पॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी रेलवे स्टेशन है उनको हम लोग एंकरेज कर सकें, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा रेलवे स्टेशन जिसने बहुत अच्छा काम किया है, वो हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवा रहा है अपने पैसेंजर्स को, वहाँ पे बहुत साफ सफाई है, अच्छा खाना दे रहा है ना, तो उसको यहाँ पर ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें अलग अलग रेटिंग्स होती है, मैंने आपको बताया। तो भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 रेटिंग वाला ये सर्टिफिकेट दिया गया था। फिर उसके बाद में हमारे भारत का पहला स्टेशन कौन सा था जिसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था, तो वो था मुंबई सेंट्रल। ये आपने ध्यान में रखना है, मुंबई सेंट्रल पहला ईट राइट स्टेशन वाला सर्टिफिकेट था, मतलब पहला स्टेशन था जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला था। अब ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, आओ इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि इस सर्टिफिकेट को अवार्ड कौन करता है, कौन प्रोवाइड करवाता है। तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, यानी कि FSSAI के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बॉडी के बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। ये उन रेलवे स्टेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, खासकर फूड के मामले में एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने पैसेंजर्स को। नहीं तो आपने पता है कि स्टेशन पे किस प्रकार से फूड की सर्विंग होती है ना। तो जो भी अच्छी क्वालिटी का हाई न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाएगा उसको यहाँ पर ही सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेशन दिया कैसे जाता है, देखो इसके पीछे का पूरा एक प्रोसेस है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो पूरा सर्टिफिकेशन का पार्ट है ना, ये हमारे ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है।
ईट राइट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक अच्छा खाना खा सके, हाईली न्यूट्रिशियस पोषण भरपूर खाना खा सके। तो वो बेसिकली यहाँ पर जो मूवमेंट है, इसी का यहाँ पर हिस्सा देखने को मिलता है ये सर्टिफिकेशन। तो इसी मूवमेंट के तहत यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ये ईट राइट मूवमेंट क्या है ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो पहली चीज़ तो अभी आर्टिकल में आपने देखा भोपाल रेलवे स्टेशन को ये वाला सर्टिफिकेशन दिया गया। क्या भोपाल रेलवे स्टेशन के अलावा और भी कुछ स्टेशन है जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है? तो हाँ, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा दिल्ली का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसके बाद में वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये कुछ रेलवे स्टेशन है जिनको ऑलरेडी यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। ठीक है ना। कैसे दिया जाता है? तो इसके प्रोसेस में आपको 5 प्रकार के यहाँ पर ये स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहले हम रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। FSSAI लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन, इसको देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऑडिटिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, है ना। देखा जाएगा किस प्रकार से वो फूड को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक किया जाएगा। फिर एक फाइनल और एक बार और देखा जाएगा, ऑडिटिंग की जाएगी। तो जो ऑडिटिंग है ना वो कौन करेगा? जो FSSAI की ही एक एजेंसी होती है वो यहाँ पर इसकी ऑडिटिंग करती है। तो ये बार बार ऑडिटिंग की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, और इसको अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद में आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये जो इंस्पेक्शन है ना वो रेगुलर होता रहता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि आज यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दे दिया गया, अब सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप समझ लो ये रेलवे स्टेशन वापस से बेकार काम करने लगा, बेकार खाना देने लगा, तो इसका रेगुलर इंस्पेक्शन होगा, बार बार इसको देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। और इस सर्टिफिकेट को हर 2 साल में रिन्यू किया जाएगा। हर 2 साल में रिन्यू करने का मतलब है हर 2 साल बाद वापस से यहाँ पर इसको रिन्यू किया जाएगा। अगर सिचुएशन खराब है तो हो सकता है वो सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाए, है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ईट राइट मूवमेंट है ना, इसी का हिस्सा देखने को मिलता है ये हमारा ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट वाला। वो जो है ईट सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, वो देने का प्रोसेस जो होता है वो हमारे इसी मूवमेंट के अंदर में आता है। तो ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट है क्या, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ ये जो मूवमेंट है ना, ये भी यहाँ पर FSSAI का ही यहाँ पर एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंदर मकसद क्या है कि हम अपने देश का फूड सिस्टम जो है ना उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें, उस फूड सिस्टम को चेंज कर दें। ट्रांसफॉर्म करने का मकसद मतलब पर्पज़ ये है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म इस प्रकार से करें ताकि लोगों को एक सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड मिल सके सभी लोगों को। और इसी वजह से इस मूवमेंट का जो टैगलाइन है वो है सही भोजन बेहतर जीवन। एक अच्छा खाना खाओगे तो आपका जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी जीवन और ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ठीक है ना। तो ईट राइट मूवमेंट जो है ये क्या है, किसने स्टार्ट किया, किसका इनिशिएटिव है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके बाद इसी मूवमेंट को यहाँ पे और भी अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं या फिर हमारे फूड सिक्योरिटी से संबंधित प्रोग्राम्स हैं उसके साथ में मिलाकर भी देखा जाता है। या फिर मैं आपको बताऊं कि देखो जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हो गया, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत या फिर स्वच्छ भारत मिशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो ईट राइट मूवमेंट है ना वो इन सब प्रोग्राम्स के साथ में अलाइन करके चलता है, इन सब के साथ में मिलकर भी चलता है। ठीक है ना। इन सब प्रोग्राम्स को यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनके ऊपर फोकस करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ईट राइट मूवमेंट क्या है, इतना समझ में आया, किसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया ये समझ में आया। अब बात करते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स हमारे देखने को मिलते हैं फूड सेफ्टी से संबंधित। यानी कि हम लोग यहाँ पे फूड सेफ्टी की ही तो बात कर रहे हैं, तो फूड सेफ्टी से संबंधित और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स नजर आते हैं। जैसे कि पहला देखने को मिलेगा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो FSSAI ने यहाँ पर इसको बेसिकली यहाँ पर डेवलप कर रखा है। मतलब FSSAI ने यहाँ पर क्या किया है, इस सेफ्टी इंडेक्स को डेवलप किया है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पूरा इंडेक्स तैयार करते हैं। इस इंडेक्स के अंदर 5 पैरामीटर्स होते हैं, उन 5 चीज़ों को देखा जाता है और स्टेट्स की परफॉर्मेंस को तय किया जाता है। यानी कि कोई भी स्टेट जहाँ पर फूड सेफ्टी बहुत अच्छे से ध्यान में रखी जा रही है तो उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी होगी उस इंडेक्स के अंदर में। अगर ध्यान में नहीं रखी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है रैंकिंग बुरी होगी। तो मतलब ओवरऑल एक फूड सेफ्टी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में एक और इनिशिएटिव है वो है ईट राइट अवार्ड्स। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी FSSAI ने ही चलाया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग रिकग्नाइज कर सकें कि एक पहचान दे सके कि जो फूड कंपनीज हैं उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे यहाँ पर सिटीजन्स को एम्पावर कर सकते हैं ताकि वो सब जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, वो एक अच्छा खाना अपने लिए चूज़ कर सकें, एक हेल्दी फूड ऑप्शंस को चूज़ कर सकें।
फिर उसके बाद में आता है ईट राइट मेला। तो ईट राइट मेला को भी यहाँ पर एफएसएसआई ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो तीनों में एक कॉमन चीज़ क्या नज़र आती है कि तीनों के तीनों इनिशिएटिव एफएसएसएआई के ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रही हैं? फूड सेफ्टी के ऊपर। अब फूड सेफ्टी क्या होता है? देखो, फूड सेफ्टी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के पास में एक अच्छा खाना यानी एक न्यूट्रिशियस खाना पहुंच सके, जिससे कि उसकी जो रोज़ाना का रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशन का, वो यहाँ पे पूरा हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर एक अच्छा खाना नहीं है, खाना बासी है या फिर उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह लग चुका है, वायरस से कॉन्टेमिनेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो जो फूड है ना, वो कहीं ना कहीं फूड बॉर्न इलनेस को क्रिएट कर सकता है, यानी कि खाने से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, आपने देखा होगा। वही यहाँ पर बताया गया कि आप एस्टिमेशन देखोगे, एक अंदाजा देखोगे, तो 4,20,000 जो लोग हैं ना दुनिया भर में, वो हर साल मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी बैक्टीरिया वायरस से कॉन्टामिनेटेड है, थोड़ा गंदा खाना है, एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना उनको नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से यहाँ पर उन सारे लोगों की यहाँ पर डेथ होती है। कितने? 4,20,000 लोगों की। तो एक फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो कि क्या सिचुएशन है फूड बॉर्न डिजीज को लेकर। फिर उसके बाद में अगर हम बच्चों की बात करें, तो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को जब आप लोग देखते हो ना, तो इनकी भी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि इनको भी अगर एक गंदा खाना मिले, तो उस गंदे खाने की वजह से, कॉन्टेमिनेटेड फूड की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। और हर साल इन बच्चों में भी 1,25,000 के आसपास बच्चों की डेथ हो रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक ओवरऑल डेटा है। तो इस वजह से ईट राइट सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, है ना। अब आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने करंट इशू को। अब पूरे आर्टिकल में एक बॉडी की चर्चा हुई है, वो है एफएसएसएआई। ये आखिरकार क्या है, इसके बारे में जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर यूपीएससी ने पहले भी सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। एफएसएसआई का मकसद है, मतलब इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर फूड सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान में रखती है। ये बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी हमारी भारत सरकार के अंडर में आती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। इस एफएसएसआई को एस्टेब्लिश किया गया था, यानी इस बॉडी को बनाया गया था एक एक्ट के अंदर में। उस एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। अब इसका मकसद यहाँ पर यह था कि जो भी अलग अलग एक्ट्स हैं, इनको सबको मिलाने के बाद में यहाँ पर क्या किया गया, एफएसएसआई को बनाया गया। एफएसएसआई का मकसद क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो हमारे पास में ये 2006 का एक्ट था ना, जिसके तहत हम लोगों ने एफएसएसआई को बनाया, इस 2006 वाले एक्ट ने पुराने वाले, क्योंकि 2006 से पहले भी तो कुछ एक्ट हुआ करते होंगे जो कि हमारे फूड से संबंधित बातें करते होंगे। हाँ, तो 2006 से पहले वाले जो एक्ट थे ना, उन सबको रिप्लेस कर दिया, उन सबको हटा दिया फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट ने। तो कौन कौन से एक्ट को हटाया था, ध्यान रखना। पुराने वाले एक्ट के अंदर पहला था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि जो आप देख पाओगे खाने के अंदर मिलावट करना, है ना, इसको रोकने के लिए पूरी तरह से एक्ट था 1954 का। फिर उसके बाद में फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 का। इस प्रकार से फूड को लेकर और भी एक्ट थे। तो ये सब खत्म करने के बाद में 2006 में एफएसएसए एक्ट को लेकर आया गया, यानी कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट 2006 को लेकर आया गया, जिसके तहत हमारे पास में ये बॉडी है वो मिल जाती है हम लोगों को। नाउ ये जो यहाँ पे बॉडी है, कौन सी वाली बॉडी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कौन हेड करता है, ध्यान रखना, इसको हेड करता है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। और वो जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट करता है हमारी केंद्र सरकार। और एक बात और ध्यान रखना कि जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है ना, वो बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी रैंक सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होता है हमारे गवर्नमेंट के अंदर में, उसकी रैंक से नीचे ना हो। मतलब एक हाई लेवल रैंक ऑफिसर चाहिए होता है इसको हेड करने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना, एफएसआई जो है ना, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में नहीं आता है। इट इज नॉट अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ये इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है, ये आपने यहाँ पर बस खाली ध्यान में रखना है। हमारी केंद्र सरकार इसको अपॉइंट करती है। अब एफएसआई को बनाने का मकसद यहाँ पर यही है कि एफएसआई क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, देखता है किस किस चीज़ के ऊपर जो हमारे फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसका स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है, इंपोर्ट है, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखता है, ताकि लोगों को एक अच्छा खाना मिल सके और हम लोग यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी बात कर सकें। तो ये था हमारा ओवरऑल आर्टिकल, कौन सा लेकर, यहाँ पे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है ना। अब इसमें से कैसे सवाल बन सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, प्रीलिम्स के अंदर एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल था साल 2018 के अंदर।
किस चीज़ को लेकर सवाल है? ये एफएसएसआई को लेकर, जिसके बारे में हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बेसिकली 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ने रिप्लेस कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में आता है। अब आपको क्या लग रहा है कौन सा सही है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आंसर यहाँ पर नीचे लिखा भी है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हाँ 2006 का जो ये एक्ट था, इसने पुराने वाले एक्ट को, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को रिप्लेस कर दिया था। उसको हटाने के बाद में ये नया एक्ट बनकर आया था, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो एफएसएसआई है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में नहीं आता। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसको लेकर एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को, और उसका क्या काम होता है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इस वजह से जो आंसर है इसका केवल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल को अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है, आपने देखा होगा जो पहले वाला वीडियो अपलोड हो गया है ना, उसमें भी यहाँ पर थंबनेल मैंने वही वाला लगा दिया है। तो थंबनेल वाला आर्टिकल क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, थंबनेल वाला आर्टिकल लाइव मिनट ने भी कवर किया है और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है, इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है ड्राई शैम्पूज़ के बारे में। तो ड्राई शैम्पू क्या होता है और आज के समय पर ड्राई शैम्पू इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। देखो, ड्राई शैम्पू को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इस शैम्पू से कैंसर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस शैम्पू के अंदर बेंजीन पाया गया है। पहली चीज़ तो यही निकल कर आती है कि सर ये ड्राई शैम्पू आखिरकार होता क्या है? शैम्पू है ना, ड्राई शैम्पू क्या होता है? ड्राई शैम्पू बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब आप, हम लोग क्या करते हैं ना, बाल वगैरह धोते हैं। अब बाल वगैरह धोते हैं तो पानी लगता है। अगर बिना पानी के यहाँ पे आपको बाल धोने हैं तो इस ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ठंडियों में जिसको नहीं नहाना है तो बिना पानी के यहाँ पर आप बिना पानी के शैम्पू कर सकते हो बाल को इस ड्राई शैम्पू से। यहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन ड्राई शैम्पू के अंदर बहुत बड़ा खतरा देखने को मिला। खतरा यहाँ पर यही देखने को मिला कि इसमें बहुत सारी अलग अलग केमिकल्स पाए गए जो कि इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। अब इसको लेकर पूरी की पूरी एक रिपोर्ट आई हुई है। मैं आपको बताऊं, न्यूज़ यहाँ पर ये थी कि जो वेलिशर बेसिकली एक लैब है, एक लैबोरेटरी देखने को मिलती है। इसकी पूरी वेबसाइट है, अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, इन्होंने अलग अलग ब्रांड्स के ड्राई शैम्पू के ऊपर रिसर्च करा और बताया ये कि ज़्यादातर ब्रांड में 70% बेंजीन पाया गया है। और वो जो बेंजीन है वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ज़्यादातर ब्रांड में 70% बेंजीन देखने को मिला है। तो उसी के बारे में बताया गया कि जो बेंजीन है वो कितना खतरनाक है। और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंजीन को लेकर पहले सवाल बन चुका है। तो यहाँ पर वेलिशर ने, यानी इस लैबोरेटरी ने ये देखा कि जो बेंजीन है, बेंजीन क्या है? एक कैंसर कॉजिंग केमिकल है जिससे कि कैंसर होता है। ये हमने देखा, जो स्प्रे सनस्क्रीन्स होती हैं, उसके बाद यहाँ पर सैनिटाइजर्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर ये पाया गया है। जो हाईएस्ट बेंजीन का लेवल होता है, यानी कि बेंजीन के लेवल हर चीज़ें में, सनस्क्रीन जो होती हैं, जब आप धूप में निकलते हो तो सनस्क्रीन बहुत सारे लोग लगाते होंगे, सैनिटाइजर लगाते होंगे, तो उसके अंदर तो यहाँ पर ये बेंजीन देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद जो ड्राई शैम्पू होता है ना, इन ड्राई शैम्पू के अंदर बेंजीन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। और इतना ज़्यादा हो गया है कि उससे लोगों को कैंसर हो रहा है। तो ये जो हाईएस्ट बेंजीन का लेवल देखने को मिला है ड्राई शैम्पू के अंदर, ये सबसे पॉपुलर ब्रांड जो कि नॉट योर मदर करके एक ब्रांड का नाम है, इस ब्रांड के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिला। और इस ब्रांड के अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाती हैं। सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बटिस्ट, सनबर्न, जॉन पॉल मिचेल्स, ये यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। इनके अंदर मतलब आप कह सकते हो बेंजीन देखने को मिला है। अब जो ड्राई शैम्पू होते हैं, मैंने आपको बताया ड्राई शैम्पू क्या करते हैं, आपके जो हेयर होते हैं ना उसको फ्रेश कर देते हैं। आपने नहाया, उसके बाद यहाँ पर आप मतलब बिना पानी के भी ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि जो बेंजीन का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिला। और बेंजीन का लेवल हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये जो ब्रांड है ना, बटिस्ट के अलावा नॉट योर मदर के अलावा डव के बारे में सबने सुना भी होगा। डव जो है ना, ये भी एक टॉप सेलिंग ड्राई शैम्पू ब्रांड है। यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा ड्राई शैम्पू ये लोग बेचते हैं और इसी के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। और ड्राई शैम्पू का जो इस्तेमाल है वो साल ब साल लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। कितना बढ़ता हुआ नजर आया, तो आप देखोगे 22% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब की बार ड्राई शैम्पू 22% से ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब हम लोग बात करते हैं बेंजीन की, जो कि यहाँ पर इस ड्राई शैम्पू में देखने को मिला।
बेंजीन क्या है? बेंजीन एक कलरलेस और लाइट येलो कलर का लिक्विड केमिकल है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग केमिकल्स के अंदर। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। फार्मेसी के अंदर भी बेंजीन का इस्तेमाल होता है। और बेंजीन का प्रोडक्शन जो है ना, वो नेचुरल भी हो सकता है, यानी कि आप नेचुरली इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, या इंसान का एक मैनमेड प्रोसेस होता है उसके माध्यम से भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। बेंजीन बेसिकली एक नेचुरल कंपोनेंट होता है हमारे क्रूड ऑयल का। जो हमारा कच्चा तेल होता है ना, उसमें से भी बेंजीन मिल जाता है। तो कच्चा तेल एक सबसे मेन सोर्स होता है बेंजीन का। जो कच्चा तेल होता है जिससे पेट्रोलियम वगैरह बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो उससे यहाँ पे हमें बेंजीन मिल जाता है। ये तो हमारा हो गया एक मेन सोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे और अलग से नेचुरल सोर्सेस हैं। जैसे जो वॉल्केनोज होते हैं, जो ज्वालामुखी है, उसमें से गैस निकलती है बहुत सारी, उसमें बेंजीन मिलता है। जंगलों के अंदर आग निकलती है, आग जब लग जाती है ना, तो उसमें से यहाँ पर बेंजीन निकलता है। जो सिगरेट का धुआं होता है, इसमें से बेंजीन निकलता है। उसके बाद में जो हमारे ग्लूज वगैरह होते हैं, यानी कि मैं आपको बताऊं, जो फेविकॉल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, एडहेसिव प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, साफ सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स हो गए, पेंट वाले प्रोडक्ट्स हो गए, इसके अंदर भी बेंजीन पाया जाता है। तो बेंजीन काफ़ी सारी जगह पर है, लेकिन इसकी एक लिमिट जब इंक्रीज हो जाएगी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा यहाँ पर इस लैब ने दिखाया। इनफैक्ट जो हमारी आउटडोर एयर है, यानी कि बाहर की जो हवा है ना, वहाँ पर भी लो लेवल में बेंजीन नज़र आता है। और जो टोबैको स्मोक है, मैंने आपको बताया। उसके बाद में जो मोटर व्हीकल होता है ना, मोटर व्हीकल से भी यहाँ पर बेंजीन निकलता है। इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकल रहा है, वहाँ से भी बेंजीन निकलता है। तो बेंजीन कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये आपने यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट था, इसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। साल 2020 में यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस एंड फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, यानी क्या क्या कारण आपको देखने को मिलते हैं बेंजीन पोल्यूशन के पीछे के। यहाँ पर 5 चीज़ें दी गई हैं। ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी गाड़ी मोटर से निकलता है। ऑप्शन बी, टोबैको स्मोक से निकलता है। ऑप्शन सी, वुड बर्निंग से निकलता है। ऑप्शन उसके बाद 4 आपको देखने को मिलेगा, मतलब स्टेटमेंट 4, जो वर्निश्ड वुडन फर्नीचर होता है उससे निकलता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पॉलीयुरेथेन से बने हुए होते हैं, है ना, उससे यहाँ पर आप कह सकते हो बेंजीन मिलता है उसमें। मतलब बेंजीन के ये सारे फैक्टर्स हैं। तो कौन सा यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट है? वैसे आपको लग रहा होगा 1 ठीक है हमने पढ़ लिया, 2 ठीक है पढ़ लिया, उसके बाद वुडन वाले दोनों सही हैं, क्योंकि हमने देखा कि फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, तो इसके अंदर ही बेंजीन देखने को मिल रहा होगा। 5 में आप कंफर्म है या नहीं हो, लेकिन आप देखोगे ना, तो 5वां भी इसका वैसे करेक्ट आंसर है। तो ये जो पाँचों के पाँचों ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो बेंजीन यहाँ सभी जगह से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बेंजीन पोल्यूशन के पीछे के क्या क्या रीजंस देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर रीजंस के अंदर ये पांचों के पांचों कारण बन जाते हैं। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेंजीन से संबंधित आर्टिकल को। समझ में आई बात? चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस का देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन के बारे में, है ना। इनफैक्ट वापस से पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, रिसेंटली न्यूज़ में था ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, या फिर आप कह सकते हो हमारी सरकार ने अभी बुधवार को ग्रीन बॉन्ड्स को अप्रूवल दे दिया है कि सरकार यहाँ पर ये ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी, और बॉन्ड जारी करने के बाद में यहाँ से जो पैसा इकट्ठा होगा, उस पैसे को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर वो लगाने वाली है। अब मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि हम साल 2023 के लिए क्या करने वाले हैं, बहुत सारे ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने वाले हैं। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, पहली बात आपको समझना होगा। बॉन्ड क्या करती है, सरकार को, अगर मान लो सरकार को पैसा लेना है, सरकार को बहुत सारा पैसा उठाना है मार्केट से, तो कैसे उठाएगी? सरकार बॉन्ड जारी कर देगी। बॉन्ड क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर होता है जहां पर सरकार आपको सिक्योरिटी दे रही होगी। यानी आप ग्रीन बॉन्ड अगर सरकार से खरीद रहे होंगे, तो मतलब सरकार के पास पैसा जमा कर रहे होंगे। तो आपने सपोज यहाँ पर 1000 रुपये का ये पर्चा खरीदा, 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा सरकार से, और आपने यहाँ पर सरकार को 1000 रुपये दे दिए। सरकार के पास में पैसे आ गए, आपके पास में बॉन्ड आ गया। तो आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपको इसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा, गवर्नमेंट आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन अभी के लिए अगर पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट यहाँ से पैसा ले सकती है। मार्केट में बॉन्ड जारी कर दिए, लोगों ने खरीद लिए, लोगों के पास में पैसा आ गया, लोगों को ब्याज मिल जाएगा अपना, सरकार को पैसा मिल गया अभी जो चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पर जो सरकार है, उन्होंने क्या करा, ग्रीन बॉन्ड को जारी करने के बारे में अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर क्लियर्स फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि हम लोग ग्रीन बॉन्ड जो जारी करेंगे ना, इससे जो पैसा इकट्ठा होगा,
वो पैसा हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाने वाले हैं और उस पैसे का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा कि हम अपने इकोनॉमी के अंदर कार्बन को कम कर सकें, कार्बन इंटेंसिटी को घटा सकें, यानी पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकें। ये हमारा एक मेजर फोकस होने वाला है। यानी कि प्रोजेक्ट्स हम लोग कौन कौन से लगाएंगे वो यहाँ पे बताया गया है। मैं अभी आपको इसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा, कैसे ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। वो सारी जो अलग से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो क्या होते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, आओ समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने ये ग्रीन बॉन्ड्स को जारी किया है। इससे जो भी पैसा यहाँ पर सरकार जनरेट करेगी उसको क्या करेगी, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएगी, ताकि वहाँ पे हम अपने इकोनॉमी के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम से कम कर सकें। नाउ ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पर कोई भी इशू कर सकता है। क्या सरकार इशू करेगी? नहीं, कंपनीज, कंट्रीज, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी यहाँ पर इशू कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ पे लगाएंगी? वो एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर वो पैसा लगाएंगी। इस वजह से इसको ग्रीन बॉन्ड बोला गया है। एनवायरमेंट को बचाने के लिए पैसा लगाएंगी। तो जो पैसा जा रहा है वो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, क्लाइमेट को बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा उस लिए जा रहा है। इस वजह से इसके आगे वर्ड ग्रीन लगाया गया है, क्योंकि ये एनवायरमेंट से लिंक करता है। ठीक है ना। नाउ ये जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें मान लो पैसा उठाया गया तो कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? पहली बात तो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, यानी कि जो हमारा सन एनर्जी होती है या विंड एनर्जी होती है, इसको डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को लगाते हैं, है ना। या फिर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए या ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, यानी जो भी पैसा आएगा उस पैसे को जो भी लगाया जाएगा ना, जहां पर भी लगाया जाएगा वो हमारे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड के बारे में आपने समझा। नाउ ग्रीन बॉन्ड के एग्जाम्पल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की, तो ये एक सबसे बड़ा इशूअर है। मतलब दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्रीन बॉन्ड वर्ल्ड बैंक जारी करता है। साल 2008 से लेकर 2020 के बीच में देखोगे ना, तो वर्ल्ड बैंक ने लगभग 14.4 बिलियन डॉलर्स के जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो जारी किए हैं। इतने रुपए के, इतना बॉन्ड जारी करने के बाद में इतना पैसा मार्केट से उठाया है। और जो ये पैसा आया वर्ल्ड बैंक के पास में, उस पैसे का कहां पर इस्तेमाल किया गया? उस पैसे को इस्तेमाल किया गया 111 प्रोजेक्ट्स के अंदर में, खासकर जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके अंदर ये पैसा खर्चा गया है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ग्रीन बॉन्ड है क्या। अब बात आती है कि ये जो सरकार सारी चीज़ें लागू कर रही है, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, कैसे इसको लागू किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या कर रखा है, इसके लिए पूरी एक कमेटी को बना रखा है जिसका नाम है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, है ना। इस कमेटी के अंदर आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे अलग अलग मिनिस्ट्री से, है ना। तो यहाँ पर यह बताया गया है, और जो ये कमेटी होगी ना, इस कमेटी को कौन चेयर करेगा? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यहाँ पर इसको चेयर करने वाले हैं। ये मिलकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन यह है कि अगर मान लो सरकार ने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया इस ग्रीन बॉन्ड से, तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा खर्चेंगे? तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कि हमारे कंट्री के एनवायरमेंट को इंप्रूव करेंगे। इससे क्या होगा, हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर रहे होंगे। आपको पता होगा टोटल हमारे पास में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, है ना। ये जो 17 डेवलपमेंट गोल है इसको हमें 2030 तक अचीव करना है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ये जो मतलब हमारा गोल है ना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने का है, इस वजह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि मान लो सरकार ने पैसा इकट्ठा कर लिया है ग्रीन बॉन्ड से, तो उस पैसा का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर आप कह सकते हो इंक्लूड इस वजह से कर रखे हैं कि आप उसके अंदर पैसा नहीं लगा सकते। जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो गया, आपने जो पैसा इकट्ठा किया है ना मार्केट से, उससे आप न्यूक्लियर पावर जनरेशन नहीं कर सकते। या फिर लैंडफिल प्रोजेक्ट हो गया, या अल्कोहल, वेपन, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्री के अंदर आप पैसा नहीं लगा सकते। या फिर हाइड्रो प्लांट्स जो होते हैं जिनका मतलब जो कैपेसिटी है वो 25 मेगावाट से ज़्यादा की है, उनको भी यहाँ से हटा रखा है। मतलब जो भी पैसा आएगा वो इन चीज़ों के अंदर नहीं लगेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पोल्यूशन करेंगी, या फिर यहाँ पर यूथ को वॉयलेट करेंगी, यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि चीज़ों को डिग्रेड करेंगी, क्वालिटी को ख़राब करेंगी। तो उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर में। तो अभी के लिए हमारे पास में ये सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। उसके बाद में एक और आर्टिकल हमारे पास में देखने को मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। बात यहाँ पर की जा रही है ओडिशा की। तो ओडिशा में देखो यहाँ पर जो एलिफेंट है, लगभग कितने एलिफेंट? 24 एलिफेंट। ये क्या हो गए, नशे में गिर गए। नशे में गिरने का मतलब सोते रह गए बहुत लंबे समय तक। ऐसा कैसे हुआ, इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो गाँव मतलब गाँव के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं,
ये कहाँ की बात की जा रही है? ओडिशा के जो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की बात की जा रही है। तो जो ओडिशा का क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे ये देखने को मिला कि एक साथ जो 24 हाथी हैं, 24 एलिफेंट्स हैं, उन्होंने पी ली थी। पीने के बाद में यहाँ पर वो पड़ गए और उसके बाद में होश नहीं रहा। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, कैसे पी ली उन्होंने? तो इसको समझना। वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे महुआ फ्लावर रखा गया था। महुआ फ्लावर, महुआ, ये वर्ड ध्यान रखना, महुआ। अब ये महुआ क्या होता है ना, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये महुआ पीने की वजह से यहाँ पर ये जो एलिफेंट्स हैं एक तरीके से यहाँ पर ये नशे में चले गए, सोते रह गए। तो मैं आपको बताऊं तो हुआ यहाँ पर ये कि वहाँ पे महुआ फ्लावर्स को रखा गया था पानी के अंदर। एक बड़े से पॉट के अंदर क्या किया गया था, पानी के अंदर महुआ फ्लावर्स को रखा गया था फर्मेंटेशन के लिए, यानी कि उस महुआ से उसके शुगर को ब्रेक करके अल्कोहल बनाई जा रही थी, है ना, शराब बनाई जा रही थी, आप ऐसा कह सकते हो। तो एक तरीके से नशे का वो काम करता है। तो वहाँ पे रखा हुआ था उस प्लेस पर, वहीं पर ये जो हाथी आए उसको पी लिया होगा, उसकी वजह से वहाँ पर वो सो गए, बहुत लंबे समय तक सो गए, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स थे। तो ये जो लिकर थी, जो शराब रखी हुई थी ना, वो अनप्रोसेस्ड थी। हम लोगों ने, यानी कि लोगों ने वहाँ पे एनिमल्स को जगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन एनिमल वो जागा नहीं, ठीक है ना। तो ये बात आपने यहाँ पर देखी है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये मतलब ये भी तो कि ऐसी एक्टिविटी, वहाँ पे शराब बनाई जा रही थी, ऐसी छोड़ दिया गया कि जानवर आया, उसने पिया और उसके बाद में वो बेहोश हो गया। तो ये भी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। तो मतलब बेसिकली न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में है महुआ। महुआ न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एलिफेंट का एक ग्रुप था जिन्होंने यहाँ पर इस फर्मेंटेड पानी को पिया, मतलब आप कह सकते हो महुआ वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा रहा था, और वो पीने के बाद में डीप स्लीप में चले गए, गहरी नींद में चले गए। अब आपको आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले आपको पता होगा बोट्सवाना जो कि अफ्रीका में देखने को मिलता है, वहाँ पर भी बहुत सारे हाथी मर गए थे, एक साथ मर गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सियानो बैक्टीरिया पानी के अंदर था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि सियानो बैक्टीरिया को लेकर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा हुआ है। आप लोग खुद यहाँ पे सर्च कर लेना सियानो बैक्टीरिया करके, तो ये न्यूज़ में था। तो इस वजह से यहाँ पर मतलब वही कनेक्शन अभी भी है, हाथी के कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हाथी डीप स्लीप में चले गए महुआ का कंजम्पशन करके। तो महुआ यहाँ पे न्यूज़ में, तो महुआ पढ़ लेना, महुआ है क्या। तो जो महुआ पेड़ होता है ना, इसके जो फ्लावर देखने को मिलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है मधुका लोंगिफोलिया। तो यहाँ पे हम इसका फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसका शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। यानी कि इस पेड़ का इस्तेमाल करते हैं शराब बनाने के लिए, जिसको महुआ भी बोला जाता है। नाउ जो ट्राइबल मैन और वेमेन हैं देश के अंदर अलग अलग जगह पर, ये बहुत लंबे समय पहले से यहाँ पर इस लिकर को बना रहे हैं। और ये जो लिकर है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? वेस्ट बंगाल के अंदर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, या फिर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलता है। या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला में भी सबसे ज़्यादा ये महुआ पाया जाता है। अभी जो महुआ है ना, काफ़ी अच्छा माना जाता है ट्राइब्स के अंदर में, मतलब ट्राइब्स के बीच में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसको ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं। क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ इसलिए जानते हैं क्योंकि महुआ का जो पेड़ है ना, इस पूरे पेड़ का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। आप कहोगे देखो, एक पेड़ होता है जिसकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़ नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक ऐसा पेड़ है, इसका फ्लावर हो गया या इस पेड़ का हर एक हिस्सा कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसको ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट ट्री है, आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ की जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो महुआ के फ्लावर होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर पाई जाती है, साथ ही साथ में विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम भी पाया जाता है। इससे शराब बनाए जाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फर्मेंटेशन कर यानी कि फर्मेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया, एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लोग शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल अगेन आपको इंडियन एक्सप्रेस का देखने को मिल जाता है। क्या बात की जा रही है? आसियान और इंडिया के दोस्ती के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इंडिया और जो आसियान कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं ना, ये सब साथ में आ चुकी हैं, और इन दोनों का मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग आतंकवाद के अगेंस्ट में लड़ सकें। तो हुआ क्या, मैं आपको वो समझाता हूँ। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, इस पिक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनल दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, वो भी आपको सेंटर में दिख रहे होंगे, है ना। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। क्योंकि वो कौन सी मीटिंग थी? वो थी आसियान के साथ में। और एक बात और ध्यान रखना, जो ये साल है हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इंडिया और आसियान के पार्टनरशिप को 30 साल हो चुके हैं। तो इस साल यहाँ पर 30th एनिवर्सरी है इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप को।
तो अभी होता यहाँ पर यह है कि ये कंट्रीज़ आपस में मिलती हैं, इनके बीच में डिस्कशन चलता है, क्योंकि सैटरडे में ये 19th कौन सा 19वां आसियान इंडिया समिट हुआ था। तो 19वां इंडिया आसियान समिट हुआ। इस समिट के अंदर आप देखोगे ये जो समिट है कंबोडिया के अंदर हुआ था। इस वजह से आपसे लोगों से पूछा भी गया कि कंबोडिया न्यूज़ में तो उसको अच्छे से मैप में देख लेना। तो यहाँ पर 3 दिन का विजिट चला। यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया आसियान की फ्रेंडशिप को 30 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन भी किया गया। ये आसियान है क्या? देखो, आसियान की फुल फॉर्म बहुत सिंपल सी है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये यहाँ पर बेसिकली 10 कंट्री का एक ग्रुप है, और इसमें 10 देश, वो कौन कौन से देश आपको देखने को मिलते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता है ब्रुनई, कंबोडिया, उसके बाद में इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये कुछ कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो कि बेसिकली हिस्सा हैं किसकी? आसियान की। ये बात क्लियर हुई। आसियान के अंदर भारत नहीं है, लेकिन भारत के जो रिलेशन है आसियान के साथ में वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि इन 10 के 10 कंट्रीज़ के साथ में बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। नाउ अब यहाँ पर इंडिया आसियान के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। वो सब मैं आपके आगे मतलब जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है उसके तहत डिस्कस करूँगा। पहली बात मैं आपको दिखा देता हूँ, आसियान के अंदर ये टोटल 10 कंट्रीज़ आती हैं। इनके फ्लैग्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें तो वर्ल्ड मैप को अगर हम लोग जूम करें तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिखेगा। देखो, अगर आप मैप देखते हो ना तो मैप को इस प्रकार से डिवाइड करते हो। मैप के अंदर ऊपर जो है वो नॉर्थ वाला रीजन है, नीचे साउथ वाला रीजन है, इधर यहाँ पर ईस्ट हो गया और इधर यहाँ पर वेस्ट हो गया, ईस्ट बोल दिया, और इधर यहाँ पर ईस्ट हो गया। अब इसको अगर आप लोग फर्दर आगे डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड कर सकते हो? ऐसे और ऐसे और डिवाइड कर सकते हो, है ना। अब ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? ये वाला साउथ ईस्ट कहलाएगा, है ना। क्लियर हो गया ना। और ये वाला साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो अभी आप लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन को यहाँ पर देखोगे इंडिया के कंपैरिजन में, तो आपको ये दिख रहा होगा इंडिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया से साउथ ईस्ट वाला रीजन कहाँ पर है, तो इंडिया से साउथ ईस्ट वाला रीजन यानी कि ये वाला हो गया, है ना। ये वाला हिस्सा हो गया भारत के कंपैरिजन में। तो इसी वाले हिस्से के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। देखो, अब आगे मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देखने को मिलते हैं। कौन से नेशन? जो कि ये ऊपर 10 आपको दिख रहे होंगे, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन। यहाँ पे ब्रुनई, फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। ये सब यहाँ पे आसियान का हिस्सा है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये सारे के सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। अब भारत और आसियान के बीच में ये समिट हुआ, मैंने आपको बताया। ये बेसिकली यहाँ पर 19वां समिट था, ठीक है ना। 19th आसियान इंडिया समिट था। इसके अंदर काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया। पिछले साल 21वां समिट था। इस बार का जो ये समिट है इसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अटेंड किया है। पिक्चर भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखा दिया है। अब आगे आते हैं। अगर आप लोग बात करोगे इंडिया और आसियान के रिलेशंस के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। आसियान और इंडिया दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक पार्टनरशिप है वो 2002 से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बढ़ने लगती है। दोनों जो पर्टिकुलर ग्रुप है, एक तो ग्रुप हो गया, एक इंडिया हो गया, तो दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो 2012 के अंदर यहाँ पर स्टेब्लिश होती है। और इस बार यानी कि साल 2022 के अंदर 30 साल पूरे हो चुके हैं दोनों को, मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया और आसियान के ट्रेड रिलेशंस यानी व्यापार के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन जनरल बात करें तो आसियान जो है भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ध्यान रखना, आसियान भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया आसियान का 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। आसियान भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया आसियान का 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इन दोनों के अपने अपने तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। अब इंडिया का जो टोटल व्यापार है आसियान के साथ में अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में वो लगभग 78.90 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। इतना क्या हमने व्यापार किया है आसियान देशों के साथ में, यानी इन 10 देशों के साथ में। जबकि जो व्यापार है वो इन 10 देशों के फेवर में ज़्यादा रहा है, इंडिया के फेवर में इतना नहीं था। जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे, ये तो हमने इंडिया के साथ में डिस्कशन किया, बाकी आसियान जो है ना, चाइना का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साल 2020 के अंदर। और अभी भी आप देखोगे तो बहुत भरपूर मात्रा में व्यापार होता है। आसियान का जो टोटल व्यापार है चाइना के साथ में जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 के बीच में ये लगभग 274.50 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। आसियान और इंडिया दोनों ने अपने और अच्छे टारगेट यानी कि अपने संबंध को और बढ़ाने के लिए बड़े बड़े टारगेट रखे हुए थे। जैसे एक टारगेट ये रखा है कि साल 2022 के एंड तक हमारा व्यापार 200 बिलियन डॉलर तक का पहुंच जाए।
अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो भारत के अंदर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आता है इन आसियान देशों से। जैसे आप देखोगे तो आसियान देशों में खासकर सिंगापुर से ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आता है। सिंगापुर अभी भी एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, आप कह सकते हो, जो कि मतलब हमारा यहाँ पर यानी कि हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करता है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है आसियान के अंदर, देखो भारत भी इन्वेस्ट करता है और आसियान भी इन्वेस्ट करता है। आसियान से ढेर सारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास में आता है, जैसा कि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सिंपल बात हो गई। अब बात आती है इस आसियान के बारे में जानने की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके बारे में ऑलरेडी हम वैसे डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ आप कह सकते हो फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या करता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। यानी कि ये 10 कंट्रीज आपस में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी कोऑपरेट करने का काम करती हैं। इस पर्टिकुलर बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पर? बैंकॉक के अंदर, जो कि थाईलैंड में है। ठीक है ना। वहाँ पे एक आसियान डिक्लेरेशन साइन किया गया था। स्टार्टिंग में इसके कुछ फाउंडिंग फादर्स थे, यानी कि कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पर मिलकर इस पूरे बॉडी को बनाया था। वो कौन कौन से देश थे? वो यहाँ पर था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 10 मेंबर्स आपको आसियान के देखने को मिलते हैं। 10 मेंबर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। चेयरमैनशिप की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एनुअली रोटेट करती है चेयरमैनशिप, यानी कि इस साल किसी कंट्री ने यहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप को संभाल लिया, अगले साल किसी और कंट्री के पास में आ गया, तो इस प्रकार से रोटेशन चलता रहता है। आसियान कंट्रीज 10 कंट्रीज हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन भी होगा। अगर हम इनका टोटल पॉपुलेशन देखें तो 650 मिलियन का टोटल पॉपुलेशन है। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ आर्टिकल्स हमारे रह जा रहे थे जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये वाला जो हमारा जो छोटा सा लाइव सेशन चला था उस वाले के अंदर बता दिया था। तो गाइज़ यहाँ पर मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो और एक सपोर्ट दिखा सको, ठीक है ना। आज थोड़ी सी परेशानी हो गई है मुझे पता है, और आप लोगों को भी ढेर सारी परेशानी हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, प्लीज़ उसको जाकर एक बार चेक कर लेना। एक आर्टिकल ये भी था यार। अब आज आर्टिकल मतलब आज थोड़ा सा डिस्कशन लेट हो चुका है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो चुका है, चीज़ें डिवाइड हो चुकी हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो इस वाले आर्टिकल को मैं कल ही डिस्कस कर दूंगा। ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक एडिटोरियल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि फ्रांस ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन अफ्रीका से जो साहिल रीजन है ना वहाँ से एंड क्यों कर दिया, वहाँ से क्यों ख़त्म कर दिया। फ्रांस ने ऑपरेशन बारखाने चलाया था, है ना, तो वो बारखाने फेलियर क्यों हो गया, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ज़्यादा कुछ है नहीं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं आपके साथ में कल ही डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान ना होना, छूटेगा कुछ भी नहीं। अब ये थोड़ी सी परेशानी हुई है, अब मेरा मन ये कर रहा है कि हम लोग रिकॉर्डेड सेशन ही अपलोड करें, वही सही था। आप लोग ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना यार, मतलब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियस ही बात है, कोई हमारा स्टूडियो नहीं है, कोई बड़ी फैसिलिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है जो कि यहाँ पे अलग से मैं स्टूडियो बना सकूँ और जाकर फिर वहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी हो, वहाँ पे जाके मैं खड़ा होकर पढ़ा सकूँ, वैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश थी, जो कि यहाँ पर आज तो मतलब परेशानी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पर प्लीज़ एक बार बता देना यार, रिकॉर्डेड सेशन ही सही रहेगा, मतलब उसमें मैं सोर्सेज इंक्लूड कर दूंगा, सारे सोर्सेज इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी। तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं खुद यार पढ़ाते पढ़ाते मतलब कि जब लोगों को परेशानी होने लगी तो इस वजह से मैंने खुद यहाँ पर उस सेशन को एंड कर दिया था। चलो फिलहाल करते हैं अपने इस सेशन को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में यार। और फटाफट हम लोग पहले प्रीलिम्स के सवाल को देख लेते हैं। प्रीलिम्स का जो आपसे सवाल पूछा गया था वो सवाल ये था, 2019 का सवाल था कि भारत के अंदर कार्बोफ्यूरान मिथाइल पैराथियन फोरेट ट्राइजोफेस, इसका ये जो केमिकल्स इनका कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट है। एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उसकी तरह हम लोग यहाँ पर इसका छिड़काव करते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे कुछ आर्टिकल आपके एक आध रह चुके हैं, मुझे पता है। फ्रांस वाला आर्टिकल रह गया, एक आर्टिकल और रह गया है जो कि हमारे हिंदू के अंदर है। ये मैंने अलग अलग सोर्स के भी आर्टिकल डिस्कस करे थे, तो वो आर्टिकल भी मैं कवर कर दूंगा, कल कवर कर दूंगा, डोंट वरी। आज ऑलरेडी काफ़ी परेशानी हो चुकी है, ठीक है ना। तो उसके लिए परेशान बिल्कुल ना होना, विश्वास करो, आर्टिकल कुछ नहीं छूटने वाला, जो भी है न्यूज़ में वो आपके लिए कवर कर दिया जाएगा। नाउ मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।